नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा। आज चर्चा हम करने वाले हैं, चर्चा हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो वोटिंग हुई, वो वोटिंग कैसे क्रॉस वोटिंग में बदली और उसके बाद कांग्रेस की मौजूदा सरकार और खास तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए कैसे संकट गहराता चला गया। अभी भी लगातार वहां से अपडेट्स मिल रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अमिताभ, शुरुआत इसी से करते हैं कि कल राज्यसभा की सीट के लिए जो वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस तो बड़ी आश्वस्त थी कि हमारे पास नंबर्स हैं, जीत तो हमारी होगी, लेकिन कैसे 25 विधायकों के समर्थन वाली जो बीजेपी की टीम थी वो कैसे यहाँ भारी पड़ गई। ये बिल्कुल पूरा आश्चर्य की बात है। आपके पास 40 विधायक हो, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है आपके पास, आपको तो कहीं चिंता करनी नहीं चाहिए थी। आपको तो निश्चिंत होना चाहिए था कि आप बहुमत से जीत रहे हो। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार गिरने की नौबत आ रही है, आप राज्यसभा ही नहीं हारे, आपके एक वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए, उसके बाद आपकी सरकार गिरने की नौबत आ रही है। इसका मतलब कि कांग्रेस के घर में अब सब कुछ ठीक नहीं है। आप अपना घर भी नहीं संभाल पा रहे हो, अपने लोगों को जिता भी नहीं पा रहे हो, आपके पास बहुमत है फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है अभी उनको काफी आत्ममंथन की जरूरत है, जिसका वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस को हर बार चुनाव से पहले आत्ममंथन की इस तरीके से क्यों जरूरत पड़ जाती है? अब तो लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है, बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं हम, और इस तरह के संकट से अगर कांग्रेस जूझ रही है, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी है, तो ये तो बड़ी टेंशन की बात है कांग्रेस की। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू को बहुत मुश्किल से बनाया गया था। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा खेमा था। जो पुराने राजा वीरभद्र सिंह थे, जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वहाँ पे, उन्होंने कांग्रेस की नींव ही डालने वाले जो हिमाचल प्रदेश में और राजा वीरभद्र सिंह थे, उनका अपना इलाका था रोहड़ू। रोहड़ू में उनके जो राइवल थे वो सुक्खू हुआ करते थे। उन्होंने सुक्खू को कभी बढ़ने नहीं दिया। अब सुक्खू जब सीएम बन गए तो राजा की पत्नी, राजा के बेटे, उनके समर्थक विधायक वो अब हाथ पैर पसारने लगे। तो उस समय भी आलाकमान को बहुत मुश्किलें हुई थी मुख्यमंत्री बनाने में। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है 1 साल तक सुबुगाहट कुछ नहीं पता चली, और आलाकमान को अगर कुछ सुबुगाहट पता नहीं चली या फिर नजरअंदाज करते रहे वो चिंगारी को, तो मुझे लगता है, मैं फिर से बोलूंगा कि ये मुश्किल की घड़ी है आलाकमान के लिए। जैसा कि कांग्रेस ने जब वहां पर जीत हासिल की थी, बड़ा मंथन किया गया था, समय लिया गया था सुक्खू के नाम को फाइनल करने के लिए। लेकिन जब सुक्खू का नाम फाइनल हो चुका है, 1 साल से सरकार में है, उन्हें क्या भनक नहीं लगी कि इस तरीके की नाराजगी और बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? गंभीर आरोप, देखिए, एक तो लोग आरोप लगाते हैं कि एरोगेंस है उनका, थोड़े सीधे बात नहीं करते लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन सुक्खू भी काफी नीचे से स्ट्रगल करके ऊपर आया, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता से लड़े, प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको मंत्री तक बनने नहीं दिया राजा ने। तो मुझे लगता है कि उनकी भी अपनी नाराजगी होगी। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि आपको याद होगा राजा वीरभद्र सिंह के परिवार पर जिस तरह से तमाम ईडी के रेड पड़े, आईटी के रेड पड़े, तो एक दबाव वहां हो सकता है कि कोई मुश्किल है उनके पास। लेकिन मुश्किल ये भी थी उस परिवार के साथ, उनके समर्थकों के साथ, कि कई लोग जो पुराने 3 बार 4 बार के विधायक थे, उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है लोगों के एस्पिरेशंस, जो उम्मीदें थी, वो धीरे धीरे टूटनी शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है ये जो गुटबाजी हुई उसमें वो सारे जो नाराज गुट थे वो एकजुट हो गए। और ऐसे में आलाकमान को अगर पता नहीं चला तो फिर मैं जोड़ूंगा, ये आलाकमान लोकसभा में भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि हर राज्य में टूटते जा रहे हैं वो। बिल्कुल। और विक्रमादित्य सिंह ने आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया। नाराजगी उन्होंने जाहिर की, भावुक हो गए वो, आंखों में आंसू लेकर बोल रहे हैं कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है, मूर्ति के लिए जगह नहीं दी गई। तो ये जो बागियों की संख्या, हम ये मानकर चले कि अभी ये और बढ़ सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है अगर ये इतना आगे बढ़ चुके हैं तो ये लड़ाई अभी केवल 5, 6, 9 लोगों तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है नाराज लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नहीं तो आलाकमान इस तरह के संकेत नहीं देता कि रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री जो भी डिप्टी सीएम है, इन दोनों के बीच कोई मुख्यमंत्री विधायक अपना चुन लें। अब जयराम ठाकुर आकर कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये सब बातें उड़नी शुरू हो गई हैं। तो आलाकमान मुझे लगता है अब अपना कम से कम इस कोशिश में है कि एक सांसद गया तो गया, एक हारे तो हारे, कम से कम अपनी सरकार बचा लें। तो पूरी कवायद अब कांग्रेस आलाकमान की अब सरकार बचाने में है, क्योंकि ये सरकार बचाना उनका पूरा ध्येय है लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन आलाकमान के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है, जो विधायक है कह रहे हैं कि हमने पहले भी उनको इत्तला किया था, इस बारे में जानकारी दी थी कि सुक्खू किसी की नहीं सुन रहे हैं, विधायक जो बात लेकर जाते हैं उन्हें नकार दिया जाता है, बार बार हमारा अपमान किया जाता है। तो आलाकमान ने आखिर क्यों इतना वक्त ले लिया इस डैमेज को कंट्रोल करने में? अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। देखिए, लीडरशिप बनाता है कोई भी आलाकमान तो उस पर भरोसा करना भी सीखता है, क्योंकि अभी सरकार बने हुए साल भर भी नहीं हुआ है, साल भर के बाद राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं।
तो इतनी जल्दी अगर मुख्यमंत्री बदलने लगे तो फिर आला कमान और उस मुख्यमंत्री की क्या क्या कुवत रहेगी, किस मुंह से वो जनता के बीच जाएगा। तो एक लीडरशिप पर भरोसा जताना होता अगर आपने चुना है तो। ऐसे ही मुश्किल कांग्रेस आलाकमान के लिए थी, लेकिन अगर सुगबुगाहट थी, अगर कांग्रेस के पर्यवेक्षक वहां बैठे थे, कांग्रेस के इतने बड़े अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव लड़ रहे थे वहां से, तो मुझे लगता है कांग्रेस को एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए था। अगर 9 से 10 लोग क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, अगर 6-7 लोग उनकी नाक के नीचे से निकलकर अगर चंडीगढ़ पंचकुला पहुंच गए हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है आलाकमान की, क्योंकि पूरा प्रशासन उनका है और कालका तक तो पूरी की पूरी शिमला से कालका तो उनकी हिमाचल की ही फौज है पूरी। अगर उनकी अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी पुलिस है, अपना सब कुछ है, तो मुझे लगता है अगर उस बीच उनकी नाक के नीचे से निकल के तो ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। मुश्किल की घड़ी है, सवाल सब घूम के यहीं आ रहा है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है और चुनाव के ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन जो निर्दलीय थे वो भी कांग्रेस को अब तक समर्थन दे रहे थे। कल वाले चुनाव में वोटिंग में हमने देखा कि वो भी बीजेपी के साथ हो गए हैं। अब नंबर्स गेम में क्या स्थिति बनती है? अगर जो बागी हैं वो छोड़कर जाते हैं तो उन पर क्या एक्शन होता है, और फिर नंबर गेम कैसे बनेगा? इसमें बीजेपी क्या तैयारी करके बैठी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है। बीजेपी का, जहाँ तक बीजेपी की बात है, मुझे जो 2 चीज़ें पता चली। एक तो बजट सत्र चल रहा है, काफ़ी कटौती प्रस्ताव उसमें आते हैं बजट सत्र में। तो अगर स्पीकर कांग्रेस का है, अगर वो वॉइस वोट से पास ना करवाने की कोशिश करे, नॉर्मली कटौती प्रस्ताव जितने होते हैं उस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग हो रही है और कटौती प्रस्ताव गिर जाता है, सरकार के पक्ष में नहीं आता, तो ये भी माना जाता है कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिरने का अंदेशा वहीं से शुरू हो जाता है। और सरकार का, अब मान लो कि सरकार गिर गई, अगर कटौती प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है और ये कटौती प्रस्ताव बजट के किसी भी प्रावधान पर, किसी भी फिनेंशियल बिल पे 1 रुपये का भी कटौती प्रस्ताव अगर विपक्ष लाता है, वो भी गिर जाता है, तो ये सरकार अल्पमत में आनी साफ है। दूसरा, अगर कटौती प्रस्ताव नहीं पास कर पाए तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि उनके विधायक उनके पास हैं। अगर वो विधायकों ने तय कर लिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तो फिर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी सदन के अंदर। तो अब जो कुछ करना है सदन के अंदर करना है। और मुझे लगता है बीजेपी ने अपनी बहुत शांति से है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में अभी तक लगी हुई है। बीजेपी जो काम हो रहा है वही लोकल लेवल पे हो रहा है, जयराम ठाकुर ही ज़्यादातर बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी आला कमान हरकत में आएगा, ज़रूर हरकत में होगा ही, क्योंकि बीजेपी, मुझे लगता है कि मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ सीट्स, जो उनका फॉर्मूला है कि पिछली बार से बढ़ाकर सीटें, कितनी भी संख्या बढ़ती चली जाए, चाहे किसी भी तरह से हो, तो लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में हिमाचल की 4 सीटें तो बीजेपी जितना ही चाहेगी। और जयराम ठाकुर का आपने जिक्र किया, वो ही ज्यादातर दावे भी कर रहे हैं और बयान भी उनकी तरफ से आ रहा है कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, ये जानकारी भी जयराम ठाकुर शेयर कर रहे हैं। तो ये भ्रम, देखो, अगर आप होता है ना कि दोनों क्या बोलते हैं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वो बेचारे चुनाव हार गए थे, सारा ब्लेम उन पर आया था, लेकिन नेता विपक्ष बने। अब उनको उम्मीद की किरण जगी होगी, तो मुझे लगता है कि अब सर कढ़ाई में जाए तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को गड़बड़ी में डालेंगे जरूर। लेकिन सीधा सवाल, बीजेपी सरकार बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती? अगर लोकसभा चुनाव के पहले एक और राज्य जहां उनको बहुत कम 25 सीटें ही आई थी, कांग्रेस को उनसे 15 सीटें ज़्यादा आई थी, अगर वहां कांग्रेस के विधायक अलग हो रहे हैं कांग्रेस से, तो ये पूरे देश में भी संदेश जाता है ना। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को मौका मिला तो जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस अब इस कोशिश में है कि सुक्खू को हटाकर जिसे चाहे विद्रोही उसे बना दे, लेकिन सरकार किसी तरह से बचा लें। तो हो सकता है अभिषेक मनु सिंघवी की एक कुर्बानी देकर सरकार बचाने की कवायद कांग्रेस में चल रही हो। 2 नाम आगे आए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या उन पर जो विधायक हैं वो उस तरीके से विश्वास दिखा पाएंगे, और क्या सुक्खू की इसमें क्या भूमिका होगी? क्या वो खुद पीछे हट जाएंगे या उन नामों का वो विरोध कर सकते हैं? देखिए, मुकेश अग्निहोत्री का एक नाम है, ब्राह्मण चेहरा है, और 1999 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, तब से देखा है उनको, धीरे धीरे काफ़ी पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने हिमाचल में, अब डिप्टी सीएम तक पहुंच गए। तो हिमाचल तो ब्राह्मण और ठाकुरों का ही इलाका है, और मुझे लगता है ठाकुर ज़्यादातर वहाँ ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उस लिहाज से भी देखा जाए, और महारानी का ऑरा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, राजा के लोग मुझे लगता है हिमाचल के हर जिले में मौजूद हैं। तो उस नाते अगर देखा जाए तो रानी प्रतिभा सिंह का पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है, क्योंकि विद्रोह का बिगुल उनके खेमे नहीं फूका है। तो इस मायने से अगर देखा जाए तो पलड़ा तो रानी का ही भारी है। और जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने आज थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की है पिता के नाम पर भी, और ये भी कहा है कि जब चुनावी कैंपेन हुआ तो ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था जिस पर मेरे पिता की फ़ोटो नहीं थी, उनके नाम पर वोट करने की बात कही गई थी। तो इन सब का भी जो असर है वो देखने को मिलेगा क्या?
बिल्कुल एक भावभीनी अपील तो करनी पड़ेगी ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री बदल भी देते हो तो फिर आप कांग्रेस के ही हो ना, फिर आपको चुनाव जीतना आपकी जिम्मेदारी बनेगी। चुनाव हारोगे फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई बगावत कर देगा। तो ये मुश्किल है जो भी नया बनेगा, क्योंकि इतनी मेजॉरिटी 40 की मेजॉरिटी लाकर आपको अगर फिर भी मुंह की खानी पड़ रही है तो ये आत्ममंथन का दौर कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपके लोग संतुष्ट नहीं है, आपका नेतृत्व आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो वायदाएं आपने किए हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप देखें अनुराग ठाकुर भी दिल्ली में है, जो हिमाचल से आते हैं, 4 बार के MP रह चुके हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से आते हैं। धूमल साहब बैठे हुए हैं हमीरपुर इलाके में, अपने इलाके में। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक जो लीडरशिप खड़ी की है वो हिमाचल में, उस लिहाज से कांग्रेस नहीं खड़ी कर पाई है लीडरशिप। तो ये मुश्किल कांग्रेस को खुद ही दूर करनी पड़ेगी, और उसी मुश्किल को दूर करने की कोशिश में सरकार बचाने की कोशिश हो रही है। उस मुश्किल से बचने की कोशिश में एक राज्यसभा की भी कुर्बानी दी जा रही है और एक मुख्यमंत्री की भी। बिल्कुल, और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि विधानसभा में भी वहाँ पर हंगामा हो रहा है। लेकिन अमिताभ जी ये भी बताइएगा कि जो महाराष्ट्र में हुआ था, जैसे फूट पड़ी थी, वो भी वहाँ वोटिंग क्रॉस वोटिंग से शुरुआत हुई थी, फूट पड़ी थी, उसके बाद हम सब ने देखा कि वहाँ क्या हुआ, सरकार वहाँ पलट गई। क्या उससे भी हम जोड़ के देखें कि कुछ वैसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, या परिस्थितियाँ यहाँ पर अलग दिखती? महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, पूरी की पूरी शिवसेना, जिसका दबदबा बोलता है मुंबई से ठाणे तक, कई विदर्भ के इलाकों में, कोंकण के इलाके में। उधर शरद पवार थे। शरद पवार आप समझ लो पूरे महाराष्ट्र से लेकर जितना मराठवाड़ा का इलाका है, बारामती का इलाका है, उधर उनकी तूती बोलती है। 3 पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिसकी पूरे महाराष्ट्र में पैठ है, तो 3 पार्टियों का मिश्रण था। वो अलग ही दुनिया थी। अगर उनको तोड़ दिया, उनसे उनके नाक के नीचे विधायकों को निकाल कर ले आए, इसका मतलब है कि घर के भेदी तो है ही कहीं ना कहीं। और इसीलिए ये हिमाचल तो एक छोटा राज्य है, 70 सीटों वाला। आपको सिर्फ 34 विधायक चाहिए होते हैं आपको बहुमत के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई घर का भेदी है ही जो लंका डारा है। कौन हो सकता है अमिताभ जी? अब कैसे किसी का नाम, लेकिन अच्छा ठीक है, संकट में राजनीति बिना घर के भेदी के चलती नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन संकट में सरकार है, संकट मोचक की भूमिका 2 लोगों को दी गई है, उबार पाएंगे वो लोग? कोशिश में तो लगे हैं, दोनों अनुभवी हैं, दोनों पारखी हैं, और मुझे लगता है कि कोशिशें जारी हैं। अब देखना है कि बीजेपी आला कमान क्या चाहता है। अभी लोकसभा के पहले सरकार बदलना चाहता है या लोकसभा के बाद, ये डिपेंड करता है बीजेपी आला कमान पर। लेकिन जो टूटे हैं उनके रुख से देख के तो नहीं लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री परिवर्तन पे मानेंगे। तो यहाँ पर चुनौती कांग्रेस के लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जाहिर तौर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस आला कमान की यहाँ जरूर रहेगी।